सुप्रभात बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और मास्क का प्रयोग कर रहे होंगे। घर आकर अपने हाथों को भली भांति साफ कर रहे होंगे। आज हम व्याकरण का पाठ 14 वाक्य पढ़ेंगे। देखिए, इसमें रमेश और दिनेश आपस में बात कर रहे हैं। क्या बात कर रहे हैं? रमेश, तुम कल विद्यालय नहीं आए थे? दिनेश ने उसको उत्तर दिया, हाँ, कल नहीं आया था। रमेश ने उससे पूछा, क्यों? तो दिनेश ने कहा कि मेरी तबीयत खराब थी। रमेश ने फिर उससे कहा, अच्छा। तो दिनेश ने कहा, अब तो तुम ठीक हो ना? रमेश ने कहा, हाँ। अब ये विचार, रमेश और दिनेश अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं और ये अनेक पदों के माध्यम से कर रहे हैं। तो इन्हीं पदों को हम एक वाक्य कहेंगे और अनेक शब्दों का भी है और कई बार एक वाक्य एक शब्द का भी होता है। इसलिए हम जब बातचीत हो रही है तो हम इसे वाक्य में ही कहेंगे। देखिए, वाक्य ऐसे सार्थक शब्दों का समूह है जो विचार को पूर्ण रूप से व्यक्त करता है। पूर्ण शब्दों में वाक्यों को इस रूप में परिभाषित किया जा सकता है कि जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके, जिससे अर्थ स्पष्ट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के घटक दो होते हैं। वाक्य के अंग उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य उसे कहेंगे वाक्य में जिस व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के विषय में कुछ कहा जाए, वह उद्देश्य है। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। कौन पुस्तक पढ़ता है? राम। राम हो गया उद्देश्य। राजेश क्रिकेट खेलता है। कौन क्रिकेट खेलता है? राजेश। तो राजेश हो गया उद्देश्य। उपयुक्त वाक्यों में राम और राजेश उद्देश्य हैं क्योंकि उनके बारे में कुछ कहा गया है। जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे हम उद्देश्य कहते हैं। विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया गया है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, राजेश क्रिकेट खेलता है। उपयुक्त वाक्यों में पुस्तक पढ़ता है, क्रिकेट खेलता है, ये विधेय हैं क्योंकि उद्देश्य के विषय में इन्हें बताया जा रहा है। अब वाक्य के भेद देखिए, दो प्रकार के होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। सबसे पहले हम देखेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य भेद। विधानवाचक, जिस वाक्यों में किसी वस्तु या स्थिति का बोध हो। जैसे क्यारी में सुंदर सुंदर फूल खिले हैं। चंद्रमा की शीतलता अच्छी होती है। यानी कि जिन वाक्यों में हम किसी व्यक्ति या वस्तु की स्थिति का बोध करा रहे हैं उसे हम विधानवाचक कहेंगे। इसे हम साधारण वाक्य भी कह सकते हैं। निषेधवाचक, जिन वाक्यों में निषेध या नकारात्मक हो, इन वाक्यों में ना, नहीं, मत का प्रयोग होता है। जैसे टीवी चल नहीं रहा, बच्चों को बाहर धूप में मत भेजो, मैं नहीं डरी, क्या तुम नहीं पहनोगे। जो इस तरह के वाक्य होते हैं वो कहलाते हैं निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य। उसके बाद है प्रश्नवाचक, जिन वाक्यों में प्रश्न किया जाए और ये नकारात्मक भी होते हैं, सकारात्मक भी हो सकते हैं। दोनों तरह के होते हैं ये प्रश्नवाचक। इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ होता है। क्या तुम्हें गाना नहीं आता? आप घूमने कब जा रहे हो? ये हैं आपके प्रश्नवाचक। इसके बाद है विस्मयादिबोधक, जिन वाक्यों में विस्मय, हर्ष, शोक, घृणा आदि ऐसे भाव अपने आप ही मन से प्रकट होते हैं वो कहलाते हैं विस्मयादिबोधक। इनका जब हम ये विस्मयादिबोधक जैसे हमने लगाया वाह, उसके आगे हमने ये चिन्ह लगा दिया विस्मयादिबोधक का। वाह, मौसम तो बहुत बढ़िया हो गया। वाह ये हमारे मन से निकला तो हमने इसे वाह जैसे हम बोल देते हैं। तो ऐसे लिखने के बाद ये निशान लगाएंगे और इसके आगे वाला जो वाक्य होता है वो ज्यों का त्यों होता है, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। अरे चोट लग गई, अरे के बाद फिर हमने विस्मयादिबोधक का चिन्ह लगाया। आज्ञावाचक, जिन वाक्यों में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना या विनय का भाव हो वो आज्ञावाचक होते हैं। आप वहाँ बाहर बैठिए, अब आप रुक सकते हैं। मतलब ये आज्ञा वाले भी होते हैं, अनुमति वाले भी होते हैं, प्रार्थना वाले भी होते हैं और विनय वाले भी होते हैं।
इच्छावाचक, जिन वाक्यों में वक्ता जो है बोलने वाला अपनी इच्छा या आशा को प्रकट करे। ईश्वर तुम्हें शीघ्र स्वस्थ करे, आपका कार्य ठीक से संपन्न हो, जैसी इच्छा हो रही है उसकी। आशीर्वाद वाले भी होते हैं ऐसे वाक्य, उन्हें हम इच्छावाचक कहेंगे। संदेहवाचक, जिन वाक्यों में संदेह हो या संभावना प्रकट हो रही हो उन्हें हम संदेहवाचक कहते हैं। शायद आज शाम तक वर्षा हो, अब तक वह मुंबई पहुंच गया होगा, संदेह है उसे, तो ऐसे वाक्य संदेहवाचक कहलाते हैं। संकेतवाचक, जिसमें संकेत दिया जाता है, ठीक है, उसे हम संकेतवाचक कहेंगे। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरे पर निर्भर होता है, एक क्रिया हो रही है लेकिन वो दूसरे वाक्य पर निर्भर हो रही है। यदि तुम चलोगी, एक वाक्य हो गया तो दूसरा आ गया तो मज़ा आएगा, संकेतवाचक है ऐसे वाक्य। अगर तुम बोलते तो यह दशा ना होती, ये संकेतवाचक। फिर है रचना के आधार पर वाक्य भेद। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं: सरल, संयुक्त, मिश्रित या मिश्र वाक्य। सरल वाक्य में क्या होता है कि एक ही क्रिया होती है और एक क्रिया होती है बस, इसमें उद्देश्य और विधेय एक ही होते हैं। उद्देश्य भी एक और विधेय भी एक, क्रिया भी एक। हमारे विद्यालय में कल बच्चों का नाटक दिखाया जाएगा, इसमें एक ही उद्देश्य है, एक ही विधेय है और एक ही क्रिया हो रही है। वह बगीचा दर्शनीय है। इन दोनों वाक्यों में मुख्य क्रिया एक ही है, वाक्य आकार में छोटा बड़ा हो सकता है। उसके बाद है आपका संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य में 2 या 2 अधिक स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। ये उपवाक्य भाषा में स्वतंत्र रूप से भी प्रयुक्त हो सकते हैं। सभी उपवाक्यों का स्तर भी समान होता है। ये उपवाक्य समानाधिकरण, समुच्चय बोधक, योजकों से जुड़े होते हैं और एवं, तथा, इसलिए, या, ना, या, ये सारे समुच्चय बोधक हैं। संयुक्त वाक्य में एक वाक्य दूसरे से जुड़ता है, जैसे आप घूमने जाएंगे या यहीं रुकेंगे, ये हो गया आपका संयुक्त वाक्य। इसके बाद है मिश्रित या मिश्र वाक्य। जिन वाक्यों में एक वाक्य उपवाक्य दूसरे उपवाक्य पर निर्भर होता है और शेष उस पर आश्रित होते हैं। स्वतंत्र उपवाक्य की प्रधान उपवाक्य भी कहा जाता है। इस उपवाक्य को व्याधिकरण योजकों से जुड़े होते हैं, क्योंकि, इसलिए, चूंकि, इस कारण, यद्यपि, तथापि, यदि, तो, अर्थात, मानो, यहाँ तक, ताकि, जिसमें, कि, जैसे। जो मित्र कल बाजार में मिला था उसे नौकरी मिल गई है, एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है, तो ये कहलाएंगे आपके मिश्र वाक्य। वह कार्यक्रम में नहीं पहुंच सकी क्योंकि उसका बेटा बीमार था, ये भी एक वाक्य दूसरे पर निर्भर है। मेरा यह सोचना कि तुम समझदार व्यक्ति बनोगे गलत निकला, यह आपके हैं मिश्र वाक्य। अब है आपके अर्थ के आधार पर हो गए आपके यही हमने सीखा, जो किसी भाव या विचार को पूर्णतः व्यक्त कर सके उसमें अर्थ प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। वाक्य के 2 भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर विधानवाचक, निषेधवाचक, प्रश्नवाचक, विस्मयादिवाचक, आज्ञावाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। रचना के आधार पर सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्रित या मिश्र वाक्य। इस प्रकार के वाक्य को दूसरे प्रकार के वाक्य में बदलना वाक्य रूपांतरण कहलाता है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।